एवरीवन, दिस इज शिवानी राय फ्रॉम कलाम लर्निंग सेंटर। आज मैं एक नया सेशन लेकर के आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। इस सेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 के एंट्रेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये उन बच्चों को भी बहुत मदद करेगा जो कि अभी 10th में हैं और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस सेशन में हम क्वेश्चंस के जरिए आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये उन दोनों ही बच्चों के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो एमयू के क्लास 11 के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और प्लेस, किसी और कॉलेज, स्कूल के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 watt. 5 such bulbs burn for 4 hours. The cost of the electrical energy consumed if the rate is 50 पैसे per unit will be. तो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हम ध्यान देते हैं। यहां एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात हो रही है, इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 watt. आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बॉक्सेस को देखेंगे तो उस पर ये चीज मेंशन रहती है 200 वोल्ट 100 watt या फिर अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर अलग होती है, तो वहां पर अलग अलग वैल्यू मेंशन रहती है। इसका मतलब क्या है? हैव यू एवर थॉट? सो बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 200 वोल्टेज पर वो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। पावर और वोल्टेज का रिलेशन होता है P = VI। अगर वोल्टेज 200 वोल्ट से नीचे जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा और पावर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिजाइन किए जाते हैं वो 200 वोल्ट पर ही डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 200 वोल्ट का वोल्टेज आता है हमारे हाउस होल्ड सर्किट में। ओके, सी 5 such bulbs burn for 4 hours. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने बल्ब्स हैं, तो 5 बल्ब्स हैं जो कि 100 वॉट की पावर है जिनकी, और वो कितनी देर तक वर्क कर रहे हैं? 4 आवर्स तक वर्क कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट। 50 पैसे है पर यूनिट। तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करें, हमें ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है? पावर बेसिकली बताता है कि कोई भी अप्लायंस एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जब हम किसी अप्लायंस के पावर को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने देर वो वर्क कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी तो हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी कॉस्ट होगी। यहां पर क्या दिया हुआ है? इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट। 50 पैसे एक यूनिट के होते हैं। यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट इज बेसिकली किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही यूनिट बुलाया जाता है। घरों में जो बिजली का बिल आता है तो आपने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए अक्सर सुना होगा कि इतने यूनिट इस बार इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। तो बेसिकली यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही एक
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही यूनिट है। तो क्योंकि हमें यहां पर यूनिट 50 पैसे बताएं, तो हम यहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो हम किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां बल्ब की पावर है 100 वॉट। 100 वॉट, तो इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये होगा 0.1 किलोवाट। तो पावर हो गई हमारी 0.1 किलोवाट। टाइम, बल्ब 5 है, हर एक बल्ब जो है वो 4 आवर वर्क कर रही है, 4 आवर रन कर रही है। तो 5 bulbs, every bulb is working running for 4 hours. तो टोटल जो रनिंग आवर्स हो गए वो 5 4 20 हो गए। 20 इंटू 0.1 will equal to 2 किलोवाट आवर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई वो हुई 2 किलोवाट आवर। नाउ वी विल फाइंड टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है उसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट 50 पैसे पर यूनिट। यहां पर कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, तो यहां 2 यूनिट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई। तो 2 इंटू 50 पैसे, ये इक्वल हो जाएगा 100 पैसे के। 100 पैसे मीन्स 1 रुपीज। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन its length, its area of cross section, the nature of its material, all of the above. Electrical resistivity. Electrical resistivity वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक मटेरियल के बारे में बताती है, उसकी नेचर के बारे में बताती है कि बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्ड, वो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो बेसिकली ये वायर के लेंथ या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल का नेचर बताती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, यानी कि ऑप्शन सी। जैसे कि कॉपर, निक्रोम, ये 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं। कॉपर से घरों की वायर बनाई जाती है और निक्रोम से आयरन बनाया जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज कॉपर जो है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, भले ही उसका वायर कितना भी लंबा हो या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना भी छोटा हो, इन कंपैरिजन विथ निक्रोम वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है। ये कॉपर की प्रॉपर्टी है। अगर कॉपर और निक्रोम की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो निक्रोम की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वायर ए इज ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 मिलीमीटर। वायर बी इज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर and radius 3 millimeter respectively. Ratio of the resistance RA by RB will be, यहां पर वायर की लेंथ के बारे में बताया गया है, वायर के रेडियस के बारे में बताया गया है। आपको क्या कोई रिलेशन पता है रेजिस्टेंस, लेंथ, उसके रेडियस के बीच का? मैं आपको याद दिलाती हूं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो शेप है
वो सर्कुलर होता है, इसलिए एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहां से हम इस रिलेशन से हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, वायर का एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो कर पाएगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और रेडियस पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। अगर रेडियस डबल होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। ये रिलेशन हमें ये बताता है। अब यहां हमें दोनों वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो पहले इसके लिए हमें दोनों वायर के रेजिस्टेंस लिखने पड़ेंगे। लेट्स राइट यूजिंग दिस रिलेशन। यहां पर दोनों वायर जो हैं वो सेम मटेरियल से बनाए गए हैं, सिर्फ उनका लेंथ और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी किया गया है। तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, जिसे हम रो से डिनोट कर लेंगे। रो लेंथ है यहां पर 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे। 40 इंटू 10⁻⁻2। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस क्या है 2 मिलीमीटर, से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻6। ये देखिए न्यूमरेटर में 40 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इसे हम यही कैंसल आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 10 और नीचे 1। नेक्स्ट सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस लिखते हैं। रो वायर की लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। रेडियस होगा 3 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और मिलीमीटर को मीटर में जब हम चेंज करते हैं तो 10 इंटू 10⁻³ होता है, जैसा कि यहां पर हमने किया था। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻6। अब हम इसका लेंगे रेशियो, बेसिकली हम RA अपॉन RB लेंगे। RA अपॉन RB लेंगे तो वो होगा आपका कुछ इस तरीके से। जब हम डिवाइड करेंगे तो रो इंटू 10 इंटू 10⁻² पाई इंटू 10⁻6। जब डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पाई इंटू 9 इंटू 10⁻6 रो इंटू 25 इंटू 10⁻²। अब हम कैंसल आउट करेंगे, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 10 25 ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ आपका 5। 9 2 जा 18 अपॉन 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट आएगा तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि मेरे क्वेश्चंस को किसी मूवी की तरह नहीं देखना है कि क्वेश्चन देखना है देन उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को बच्चों खुद अटेम्प्ट करना है एंड उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। मस्त बिस्तर पर आराम से नहीं बैठ करके देखना है, टेबल पर विथ नोटबुक। टेबल चेयर लेनी है, विथ नोटबुक बैठना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। An electrical refrigerator rated 400 watt operates 10 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rate ₹3 per unit? यहाँ पर
400 वॉट पावर दी गई है इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर्स की। कितनी देर वर्क कर रहा है? 10 आवर्स वर्क कर रहा है हर रोज। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, स्पेशली जो आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर्स हैं, उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनमें ऑन ऑफ सिस्टम होता है एनर्जी कंज्यूम करने का। जब उन्हें एनर्जी की नीड नहीं होती है तो वो अपने आप शट ऑफ हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर कितनी देर वर्क कर रहा है? 10 आवर्स वर्क कर दे रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? क्या कॉस्ट है कि उस एनर्जी की जो ये कंज्यूम कर रहा है 30 दिन जब ये वर्क कर रहा है? तो एट रेट ₹3 पर यूनिट। तो इसकी पावर है 400 वॉट, जो कि 0.4 किलो वॉट की इक्वल है। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने देर वर्क कर रहा है, कितने आवर्स? तो एक दिन में 10 आवर्स वर्क कर रहा है और टोटल 30 डेज के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो 30 इंटू 10, 300 आवर्स इसकी वर्किंग है। पर यूनिट ₹3 की कॉस्ट है। पर यूनिट का मतलब होता है पर किलोवाट आवर। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट्स कैलकुलेट इट। .4 इंटू 300, ये इक्वल होगा 120 किलोवाट आवर के। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 3 इंटू 120 किलोवाट आवर करेंगे। हमें आंसर मिलेगा ₹360। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ₹360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 रेजिस्टर ईच ऑफ 8 ohm आर कनेक्टेड इन अ ट्राइंगल। 3 रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर दिया गया? तो एक ट्राइंगल में कनेक्ट किया गया है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स विल बी, किसी 2 टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। चलिए आप लोग को शो करते हैं। ये हुआ हमारा ट्रायंगल। यहां पर हम 8 ohm के रेजिस्टर्स लगाएंगे तीनों साइड्स में। तो ये है हमारी रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट इन अ ट्रायंगल। हमसे कहा गया है कि किसी भी 2 टर्मिनल्स के बीच हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो हम ये 2 टर्मिनल्स चूज कर लेते हैं, ए और बी। हम ये सपोज कर लेते हैं कि करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो जब करंट
पॉइंट ए से एंटर करेगा तो उसके पास दो पाथ हैं टू फ्लो, एक ये पाथ, दिस वन एंड अनदर वन इज दिस। इन दो पाथ से करंट फ्लो करेगा और बी से एग्जिट कर जाएगा। अब आप जब देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करना है। आपने रेजिस्टर्स की दो तरीके की अरेंजमेंट पढ़ी होगी ऑलरेडी, एक है सीरीज अरेंजमेंट और दूसरी पैरेलल। और आप जानते होंगे कि सीरीज अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है ना, इस तरीके की नजर आती है। और जो पैरेलल अरेंजमेंट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आती हैं। कुछ इस तरीके की पैरेलल अरेंजमेंट्स नजर आती है कि ये दोनों सीरीज में हो गई और ये पैरेलल हो गई। तो बच्चों ये वायर है, ये आपका वायर है। यहां पर ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं, वायर है, वायर बेंड हो सकता है, तो ये दोनों रेजिस्टर्स को जब हम इसे थोड़ा सा बेंड करेंगे तो आप पाओगे कि ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। और जब भी आपको ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट मिले रेजिस्टर्स का, तो वहां पर आप एक और ट्रिक का यूज कर सकते हो कि जिन रेजिस्टर्स में सेम करंट जाता है वो सीरीज में कनेक्टेड और जिन रेजिस्टर्स में डिफरेंट करंट्स जा रहे हैं वो पैरेलली कनेक्ट हैं। तो अब यहां देखोगे कि इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है और इसमें डिफरेंट करंट जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों इसके साथ पैरेलल है। आप अगर वायर को बेंड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में। अब सीरीज में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 8 प्लस 8 16 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 16 ओम। ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली जब कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो पुट करेंगे 1/16 प्लस 1/8। यहां पर आएगा आपका एलसीएम 16 1 जा 16, तो यहां न्यूमरेटर में 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, तो यहां न्यूमरेटर में 2 इंटू करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 3/16। तो यहां आपको क्या मिला 1/Rp आपको मिला इक्वल टू 3/16। तो यहां पर जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको मिलेगा 16/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एक वायर है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का जिसकी लेंथ A है, लेंथ L है और एरिया A है।
हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी रो होगी इस मटेरियल की, लेंथ L दिया है और एरिया A दिया है, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। What would be the resistance of another wire of the same material? इसी मटेरियल का एक दूसरा वायर बनाया जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस, तो वो न्यू वायर का रेजिस्टेंस को हम R डैश से लिखते हैं। क्या होगा अगर लेंथ L की जगह L/2 हो जाए, सेम मटेरियल का वायर है तो रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी, लेंथ L की जगह L/2 हो गया है, एरिया A की जगह 2A हो चुकी है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो L 4/4A। इस तरीके से 1/4 इंटू रो L/A। ये रो L/A ये है हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस, जो कितने के इक्वल है, तो 4 ओम के इक्वल है। वहां पर हम 4 ओम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर आएगा 1 ओम। करेक्ट ऑप्शन ए। आप पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? 220 volt की लाइन में 160 ohm के कितने रेजिस्टर्स लगाएंगे कि 5 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो करे? ओके, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जब रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 जितने भी रेजिस्टेंस हो। ठीक है, यहां पर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो यहां पर हर जगह R हो जाएगा। अगर हम मान लें कि N रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, N की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 1 + n है, तो n टर्म्स है तो n/r, डिनोमिनेटर तो सेम है, 1/R इक्विवेलेंट। रेसिप्रोकल करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो R इक्विवेलेंट आएगा R/n। करेक्ट है, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/n। इस रिलेशन से आप क्या समझ सकते हैं कि जब पैरेलली रेजिस्टर्स को या पैरेलली अप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो जितने ज्यादा अप्लायंसेस होंगे रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होता चला जाएगा, जितना ज्यादा नंबर्स होंगे ऑफ रेजिस्टर्स होंगे, अप्लायंसेस भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ऑब्वियसली, तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा और उतना इजीली उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट्स में अप्लायंसेस को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है कि रेजिस्टेंस कम ऑफर हो और जो वोल्टेज है उसमें इजीली करंट फ्लो हो पाए पूरे हाउस होल्ड में। ओके, तो यहां R इक्विवेलेंट हो गया R/n, इसे हम याद रखेंगे, नोट कर लेंगे बिल्कुल। R इक्विवेलेंट है R/n। ओम्स लॉ पता होना चाहिए सबको, V = IR, तो R हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट हमारे हाउस होल्ड सर्किट में दिया जाता है। इंडियन हाउस होल्ड सर्किट में करंट कितना है 5 एम्पियर, तो ये हुआ हमारा R। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद N = R/R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा हमारा R है 176
आर इक्विवेलेंट जो है हमारा वो है 220/5 है, तो 5 यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब हम करेंगे कैंसल आउट। लेट्स जस्ट स्टार्ट। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44। दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88। 2 से कैंसिल करेंगे और ये 22। दोबारा कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अगेन कैंसिल करेंगे तो यहां पर आएगी आपकी n की वैल्यू 4 की 176 ओम की 4 रेजिस्टर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो 220 वोल्टेज से जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। यहां पर 4 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन यूजेस 100 वॉट बल्ब फॉर 8 आवर्स अ डे। 100 वॉट का बल्ब 8 आवर्स के लिए यूज किया जाता है एंड एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 300 वॉट। देखिए इलेक्ट्रिकल हीटर की जो पावर होती है वो कितनी ज्यादा है, 300 वॉट। अब देखिए सर्दियां आएंगी और आपके घर का जो बिजली का बिल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ हीटर। तो उसकी पावर है 300 वॉट और वो कितनी देर वर्क कर रही है, 4 आवर्स अ डे और बल्ब 8 आवर्स अ डे। आपको निकालना है टोटल कॉस्ट फॉर मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के मंथ के लिए, नवंबर के मंथ में होते हैं 30 डेज। रेट क्या है पर यूनिट मतलब किलोवाट आवर, याद रखना है आपको 4 रुपीज। तो सबसे पहले हमें निकालना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है और वो भी किसमें, किलोवाट आवर में। लेट्स कैलकुलेट इट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सबसे पहले बल्ब के लिए निकालते हैं। बल्ब की पावर को हम किलोवाट में ले लेंगे 0.1। वो 0.1 8 आवर्स एक दिन में। पहले एक दिन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, 0.1 इंटू 8। 0.1 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 0.8। हीटर की जो पावर है वो है 300 वॉट तो वो हो जाएगी 0.3 और ये पर डे कितना चल रही है, तो 0.3 वॉट 4 आवर्स के लिए वर्क कर रही है। तो 0.3 इंटू 4 हो जाएगा 1.2। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दिन में कंज्यूम हो रही है। 0.8 प्लस 1.2 हो गया आपका 2 किलोवाट आवर। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर पर डे। जब मंथ के लिए निकालना होगा, पर मंथ के लिए, एक दिन में 2 किलोवाट आवर पर मंथ के लिए निकालना होगा तो इंटू कर देंगे 30। नवंबर के लिए निकाल रहे हैं हम तो हम कर देंगे इंटू 30 इंटू 30 तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोवाट आवर। ये आई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर नवंबर। अब कॉस्ट निकालेंगे, कितनी कॉस्ट होगी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। टोटल कॉस्ट 60 किलोवाट आवर यानी कि 60 यूनिट्स। एक यूनिट 4 रुपीज की है। तो आंसर आएगा 240 रुपीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बल्ब्स of resistance 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 3 volts।
जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी क्वेश्चन। तो वहां से हमें एक रिलेशन मिला था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N। इसको रीअरेंज करने पर ये होता है R बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N। R इक्विवेलेंट हो जाता है आपका V बाई I। यहां पर हमारा V क्या है, V है 3 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, तो 3/2। रेजिस्टेंस कितना था एक रेजिस्टर का, 6 ओम से, बट यहां पुट कर देंगे 6/3/2, 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा 6, तो यहां से आ जाएगा 4। तो कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे 3 वोल्ट पर, तो टोटल कितना करंट फ्लो होगा उनमें, 2 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 2 conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference। 2 वायर्स हैं जो कि सेम मटेरियल से बनाए गए हैं, उनकी लेंथ और उनका डायामीटर सब सेम है। उन्हें पहले सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और फिर उन्हें पैरेलल में, इन्हें बिल्कुल रेजिस्टर्स की तरह देखिए कि 2 रेजिस्टर्स हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया और फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया गया। हम मान लें अगर कि ये जो वायर है, हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है, वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो गया X। तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2X, और जब पैरेलली कनेक्ट होंगे तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एक बार दिखा देती हूं। R इक्विवेलेंट, अभी हमने जो एक्सप्रेशन देखा है वहां से ही हमने ये देख लिया है कि R इक्विवेलेंट यहां पर सेम रेजिस्टेंस होगा तो R बाई N हो जाएगा। यहां पर 2 हैं तो R बाई 2 हो जाएगा। हमने X माना था तो X बाई 2 हो जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर देती हूं, वायर की रेजिस्टेंस को हमने X मान लिया। 2 वायर्स हैं, अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनके रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगे, तो X प्लस X 2X। लेकिन पैरेलली कनेक्ट होंगे तो वो डिवाइड होंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि किस तरीके से एक्सप्रेशन आता है जब सेम रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस सेम होता है वो कनेक्ट होते हैं आपस में, तो जो उनका टोटल रेजिस्टेंस आता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है R बाई N। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमने X माना है और कितने रेजिस्टर्स हैं या वायर्स हैं, 2 हैं, तो X बाई 2। आगे देखते हैं क्या पूछा है। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। रेशियो निकालना है हमें यहां पर हीट प्रोड्यूस का, तो उसके लिए जूस्टिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये है एक्सप्रेशन हीटिंग इफेक्ट का। इस एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। ओके, तो अब यहां से रेशियो निकालना है तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल सकता है, क्योंकि यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों तरीके के कनेक्शंस में। तो H1 या H सीरीज लिखते हैं इसे हम, क्योंकि सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकल रहा है, तो HS अपॉन HP। ये आएगा RP अपॉन RS, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। RP क्या है हमारा X बाई 2 और RS क्या है 2X।
जब हम यहां इसे पुट करेंगे तो ये हुआ x/2 और ये हो गया आपका 2x। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को डिनोमिनेटर में, यहां हो गया x एंड दिस विल बिकम 4। x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 which is become equal to 1:4। क्या हमारे ऑप्शन में 1:4 है? बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी भी टॉपिक से आपको डाउट है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम जो आगे सेशंस लेकर के आएंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जितना ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, टॉपिक से रिलेटेड चीजें बताएंगे तो हम उसे भी अपने सेशन में उन चीजों को भी इंक्लूड किया करेंगे। आई होप कि आपको इस सेशन में मजा आया हो, नई चीजें सीखने को मिली हुई हो। अगर किसी भी क्वेश्चन से किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए बच्चों, ठीक है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।